तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा ध्यान अब रोटर के अंदर पैदा होने वाले उस वोल्टेज पर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इंटरनल जनरेटेड ईएमएफ। तो देखिए, तकनीकी तौर पर अगर बात करें तो ये जो इंटरनल जनरेटेड ईएमएफ है, जिसे हम ई या कभी-कभी ईएफ भी लिखते हैं, ये असल में वो वोल्टेज है जो मोटर के अंदर ही बन रहा है। और जब मशीन एक मोटर की तरह चल रही होती है तो ये एक बैक ईएमएफ की तरह काम करता है। मतलब ये उस टर्मिनल वोल्टेज का विरोध करता है जो हम बाहर से लगा रहे हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, इस ईएमएफ यानी ई की वैल्यू फील्ड वाइंडिंग को दिए जाने वाले डीसी करंट के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फील्ड एक्साइटेशन को कम ज्यादा करके हम ई की वैल्यू को सीधे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वो चाबी है जिससे सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कंट्रोल होता है। अच्छा, अब आते हैं स्टेटर पर। जब स्टेटर वाइंडिंग से करंट बहता है तो वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका क्या असर होता है? इसी असर को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं और ये मोटर के ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड और परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। सीधे शब्दों में कहें तो आर्मेचर रिएक्शन स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड्स की आपसी टक्कर है। अब ये जो स्टेटर का फील्ड है, ये रोटर के मेन फील्ड को या तो कमजोर कर सकता है, या उसे और मजबूत कर सकता है, या फिर उसकी शेप को बिगाड़ सकता है। ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों फील्ड्स के बीच एंगल क्या है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन 3 तरह का हो सकता है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच फेज का कितना अंतर है, मतलब पावर फैक्टर एंगल क्या है। इसी के आधार पर आर्मेचर रिएक्शन या तो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइजिंग होगा, या पूरी तरह से मैग्नेटाइजिंग होगा, या फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अब ये सारे वोल्टेज और करंट के बीच जो इतना कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है फेजर डायग्राम। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो इन सभी वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू और उनके फेज एंगल दोनों को एक ही डायग्राम में साफ साफ दिखा देता है। किसी सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें ये 4 बेसिक चीजें चाहिए। V जो कि हमारा सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज है, E मोटर के अंदर बनने वाला बैक ईएमएफ, IA वो आर्मेचर करंट जो मोटर ले रही है, और XS मोटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस। फेजर डायग्राम बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, हम हमेशा टर्मिनल वोल्टेज यानी V को अपना रेफरेंस मानकर चलते हैं और इसे हम आमतौर पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0 डिग्री एंगल पर बनाते हैं। अगला स्टेप है इंटरनल ईएमएफ यानी ई को बनाना। जैसा हमने अभी बात की, ई की लंबाई यानी उसकी वैल्यू फील्ड एक्साइटेशन पर निर्भर करती है और वी के मुकाबले उसका एंगल, जिसे हम लोड एंगल या पावर एंगल डेल्टा कहते हैं, वो सीधे सीधे मोटर पर लगे मैकेनिकल लोड पर निर्भर करता है। अब यहां पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ मतलब KVL काम आता है। मोटर के लिए जो इक्वेशन बनती है वो है V = E + JIAS। इसका फेजर डायग्राम पर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम E के सिरे से V के सिरे तक एक वेक्टर खींचें तो वो वेक्टर सिंक्रोनस रिएक्टेंस के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप यानी JIAS को दिखाएगा। और आखिर में हम बनाते हैं आर्मेचर करंट IA। अब देखिए, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप एक प्योर रिएक्टेंस एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है, तो जो करंट IA होगा वो इस वोल्टेज ड्रॉप JIA एक्सिस से ठीक 90 डिग्री पीछे यानी लैग करेगा। ये जो J ऑपरेटर है, ये असल में 90 डिग्री के लीड को दिखाता है, तो जाहिर है IA को 90 डिग्री लैग करना होगा। और बस हमारा फेजर डायग्राम पूरा हो गया। तो अब जब हम फेजर डायग्राम बनाना समझ गए हैं, तो चलिए इसका इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि फील्ड एक्साइटेशन को बदलने से मोटर के पावर फैक्टर पर क्या असर पड़ता है। पहली कंडीशन लेते हैं अंडर एक्साइटेशन। जब हम फील्ड एक्साइटेशन कम रखते हैं तो E की वैल्यू V से कम होती है। फेजर डायग्राम हमें साफ दिखाता है कि इस हालत में आर्मेचर करंट IA टर्मिनल वोल्टेज V से लैग करता है। मतलब मोटर एक इंडक्टिव लोड की तरह काम करती है और ग्रिड से रिएक्टिव पावर खींचती है। अच्छा, अब अगर हम एक्साइटेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, एक पॉइंट आएगा जब करंट I का फेजर वोल्टेज V के साथ बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। इसे कहते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। इस कंडीशन में पावर फैक्टर यूनिटी होता है और मोटर सिर्फ असली काम की पावर लेती है, रिएक्टिव पावर का कोई लेना देना नहीं होता। और आखिरी कंडीशन है ओवर एक्साइटेशन। जब हम एक्साइटेशन को और बढ़ाते हैं जिससे E की वैल्यू V से ज्यादा हो जाती है, तो फेजर डायग्राम दिखाता है कि आर्मेचर करंट IA अब टर्मिनल वोल्टेज V से लीड करने लगता है।
अब मोटर एक कैपेसिटर की तरह काम करती है और ग्रिड को रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है। इसी खूबी की वजह से इसे सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करने के लिए आइए एक नज़र सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के काम करने के तरीके की तुलना पर भी डाल लेते हैं। इससे हमें इस मशीन की वर्सेटिलिटी का अंदाजा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फर्क पावर फ्लो की दिशा और केवीएल इक्वेशन में है। एक मोटर में हम बाहर से टर्मिनल वोल्टेज V लगाते हैं ताकि वो बैक ईएमएफ E और रिएक्टेंस ड्रॉप JIAXS को पार कर सके। वहीं दूसरी तरफ एक जनरेटर में अंदर पैदा हुआ ईएमएफ E ही असली हीरो है, जो करंट IA को लोड और रिएक्टेंस के जरिए टर्मिनल वोल्टेज V तक धकेलता है। तो E का रोल एक विरोधी ताकत से बदलकर एक चलाने वाली ताकत बन जाता है। तो इस सत्र का अंत हम इस सवाल के साथ करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि फील्ड एक्साइटेशन से मोटर की रिएक्टिव पावर कंट्रोल होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मोटर की शाफ्ट से जो असली मैकेनिकल पावर हमें मिल रही है, उसे कौन सा पैरामीटर कंट्रोल करता है? इसका जवाब पावर एंगल के कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसके बारे में हम अगले सत्र में विस्तार से बात करेंगे।